वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 थोड़ा तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो चीजें काफी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी यूनिट नंबर 1 में आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, है ना, जैसे आपके पास कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, या। सो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी किस तरीके से, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा स्टार्टिंग में। जैसे ही हम ये वाला पार्ट खत्म कर देते हैं, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको एक न्यूमेरिकल भी आता है इस टाइप का। और इस न्यूमेरिकल के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता रखा था। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। इजी है, इतना मैं बता सकता हूं आपको। तो इस टाइप के सारी चीजें हमें करनी है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल भी करने जाऊंगा, तो फिर ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को हम ऐसा रखते हैं कि हम इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। ओके, है ना। जैसे ही हमारा ये वाला कहां तक का, हाँ, एक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी तक का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाता है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट पे जाएंगे, जो कि है हमारा ऑब्वियसली ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा और एक चीज है जिसे हम क्या बुलाते हैं, एलिमेंट्री पावर सिस्टम। अब इस एलिमेंट्री पावर सिस्टम में क्या होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यार एक पावर हाउस है, या एक पावर जनरेशन फैसिलिटी है, जहां पे पावर जनरेट होता है ना, बिजली पैदा होती है। ओके। वहां से लेके आपके घर के आते तक की क्या क्या स्टेप्स होती है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि ये चीज 2019 पैटर्न में नहीं थी और 2024 पैटर्न में इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें से वो सवाल पूछ ले। ओके। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट, एचवीएसी सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो इस मैच कवर हो जाएगा, है ना। सो दो चीजें कवर होंगी, एक बेसिक थ्योरेटिकल डेफिनेशंस, और दूसरा हमारा ये एलिमेंट्री पावर सिस्टम। ओके। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और न्यूमेरिकल सारे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके। चलो। शुरुआत करते हैं और बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। अब जिसको डेफिनेशंस आते हैं वो ऊपर ऊपर से इस वीडियो को थोड़ा 1.5x में चला के देख लो, क्योंकि डेफिनेशंस यार रटना नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा आप समझ लोगे ना डेफिनेशंस को, तो काफी काम आपका आसान हो जाता है। ओके। तो पहली डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट क्या होता है, हम सब जानते हैं, हम जाके बटन दबाते हैं तो लाइट चालू हो जाती है, पंखा चालू हो जाता है, ये सब करंट फ्लो होने की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। करंट बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई एक कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। बेसिकली क्या था ना, इस नंबर को याद करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने बोला कि यार इतने बड़े कलेक्शन को हम क्या बुलाएंगे, 1 कूलम्ब बुलाएंगे। तो उसने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज का फ्लो होना बोल दिया। अब करंट होता है बेसिकली कि पर सेकंड कितना कूलम्ब फ्लो हो रहा है ना। सो अगर 1 कूलम्ब हर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या बुलाते हैं, 1 कूलम्ब पर सेकंड बुलाते हैं। दिस इज नथिंग बट योर करंट। चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम भी इसे बोला जाता है, ओके, है ना। अगर आप नेक्स्ट पेज में जाओगे तो इसे प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल। ऑब्वियसली जहां कंडक्शन होगा वहीं तो फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। या ऐसे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोल देते हैं, जिसकी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगर हर सेकंड फ्लो होगा तो 1 कूलम्ब पर सेकंड इज नथिंग बट 1 एम्पियर्स, है ना। आपका करंट है Q डिवाइडेड बाई टी। इतना लिख दोगे, काम चल जाएगा। और इसको अगर अच्छे से फील करना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं कि यार होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का एक तरीका होता है, एक पर्पस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं, नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना नहीं चाहिए ना, कुछ तो रीजन होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का, है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का रीजन जो है वो आपको बता देता हूं। जब भी आप किसी मेटल को उठाते हैं, मेटल मतलब एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, किसी भी मेटल को जब आप उठाते हैं तो उस मेटल के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक मेटल का पीस है, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे आड़े टेढ़े बैठे हुए हैं वो, ठीक है। जब भी आप इस मेटल के पीस को क्या करते हैं, किसी वोल्टेज के थ्रू कंडक्ट करते हैं, है ना। जैसे मैंने मैंने इस मेटल के पीस को उठाया और एक बैटरी के थ्रू इस मेटल के पीस को कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद में सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो आड़े टेढ़े थे वो सबके सब एकदम सीधे लाइन में फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। ये फ्लो होते हैं बिकॉज ये बैटरी क्या करती है, एक तरीके का फोर्स क्रिएट करती है, और वो फोर्स क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन कराता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को ही हम करंट बुलाते हैं।
और ये जो फोर्स होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बुलाते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमएफ, या हम उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना? तो पहली डेफिनेशन करंट की, करंट को आप सिंपली बोल दोगे भाई करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अच्छे से करंट को डिफाइन करना है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट, इट इज डिनोटेड इन एम्पियर्स। किसी भी चीज की डेफिनेशन बतानी है तो आप उसमें तीन चीजें बताएंगे। पहला, आप उसे डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। दूसरा, उसका फॉर्मूला लिख दो, कोई फॉर्मूला होगा तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हो गया तुम्हारा फॉर्मूला खत्म। तीसरी चीज तुम उसमें क्या लिख सकते हो, तीसरी चीज उसका यूनिट लिख सकते हो कि करंट इज डिनोटेड बाय एम्पियर्स, है ना? तो किसी भी डेफिनेशन को लिखना है तो तीन चीजें बता दो, डेफिनेशन बता दो, वो उसका फॉर्मूला कोई होगा तो फॉर्मूला लिख दो, और तीसरा तुम ये लिख सकते हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तुमने पूछा तो ये वो वाला फोर्स है जो करंट के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या आसान शब्दों में ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ प्रेशर दैट कॉजेस द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर्टिकुलर डायरेक्शन ये शब्द नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिख लेना, है ना? सो एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहली चीज होगी डेफिनेशन। दूसरी चीज यूनिट होगी तो देख लो, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको बुलाते हैं, वी से डिनोट करते हैं, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है इसका, वोल्ट्स होता है। ओके, तीन चीज लिख दी, काम खत्म। ये बस मैंने लिखा हुआ है कि यार इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो उसे एक कूलम ऑफ चार्ज बुलाते हैं, तो द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू फ्लो दीज many इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक और डेफिनेशन होती है, बट डीप डाउन आपको इतनी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी, खाली एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है उसको हम ये बुलाते हैं, या हम उसे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बुलाते हैं। इतना लिख देना, काम तुम्हारा सेट है। ठीक है, अगली डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। ये है मेरे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है ना? सो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में हमें सिर्फ इतना समझना है कि यार रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो रेजिस्ट करता है ना? मैकेनिक्स वगैरह तुमने पढ़ रखी है तो वो फ्रिक्शन की तरह काम करता है। जैसे कोई भी चीज हो रही है तो उसको फ्रिक्शन रोकता है, वैसे रेजिस्टेंस भी अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली पास होने से रेजिस्ट करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देख रखा होगा, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू रो, रो होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हर एक पार्टिकल की अलग अलग होती है। जैसे आपका सिल्वर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, आपका कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, आपका आयरन है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, है ना? तो इंडिविजुअल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। फिर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे भी। लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंसी इसकी बड़ी सिंपल सी होती है, जितना ज्यादा लंबा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपको बहुत दूर तक ट्रांसमिशन करना है तो आपको बहुत लेंदी वायर को यूज करना पड़ेगा, जिस वजह से उस वायर के अंदर काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर आपका एरिया जो है वो ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो वायर्स लेता हूं, ठीक है, एक तो ये वाला वायर हो गया मेरा, ठीक है, शायद एकदम पतला सा वायर है, आपको दिख रहा होगा, और दूसरा वायर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं चार्जर का वायर ले लेता हूं। तो चार्जर के वायर्स में दोनों में क्या फर्क है, सिंपल है। ये जो चार्जर का वायर है लैपटॉप का, ये थोड़ा सा ज्यादा थिक है, ये एकदम पतला सा वायर है। तो वायर जितना ज्यादा थिक होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। ठीक है ना? लॉजिक है। और वायर की लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। दिमाग में रख लो, अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो आप लिख सकते हो, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो आप बोल सकते हो कि भाई दो फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा फैक्टर होता है आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ कैसे इफेक्ट करती है, आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस लेंथ के जस्ट सामने सामने लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब अगर आपका जो लेंथ है वो ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नीचे की तरफ आ रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। मतलब साफ है कि अगर आपका जो एरिया है वो कम होगा, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, वहीं अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा मोटा थिक वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में आप ये दो चीजें वहां पे लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तीसरी चीज आपकी टेम्परेचर भी है। तो टेम्परेचर का एकदम वन लाइनर सबको पता रहता है कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। तो जितना इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे उस हिसाब से टेम्परेचर वेरी करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर देख रहा है तो फटाक से लिख के बताना।
नहीं भी लिखोगे तो भी मैं ऊपर पिन आउट कर दूंगा, बट किसी को भी अगर पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बाद हमारे दो डेफिनेशंस और आ जाते हैं। एक होती है हमारी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, और दूसरी होती है हमारी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। तीनों ही बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? हर एक मेटल की अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी। थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हम लिख रहे थे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये जो रो होता है ना, यही रेजिस्टिविटी कहलाती है, हर एक मटेरियल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। ओके, आप अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो उसका तरीका बहुत सिंपल होता है। आप सीधे ए को ऊपर लेके जाइए, एल को नीचे लेके आइए, तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू रो हो जाता है, जिसे हम रेजिस्टिविटी बुलाते हैं। तो रेजिस्टिविटी या रो क्या है? एक ऐसा वायर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए और जिसकी लेंथ भी 1 मीटर की होनी चाहिए। तो अगर मैं एरिया का वैल्यू भी 1 लिख रहा हूं, मैं लेंथ की वैल्यू भी 1 लिख रहा हूं, तो फिर 1 1 से कैंसिल होकर 1 ही देगा, तो रो इज इक्वल टू आर बन जाएगा, है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विद एरिया इज इक्वल टू 1 एंड लेंथ इज इक्वल टू 1, इस भाषा में भी काम चल जाएगा। वरना कभी कभी लेंथ इज इक्वल टू 1 एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा रहता है। ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ही वही होता है कि एरिया इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आप डिफाइन करना चाहें तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये और एक नाम होता है उसका, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या ऑफ अ मटीरियल हुज लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर्स एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना काफी रहेगा। उसके बाद आप उसकी यूनिट दिखा सकते हैं, तो यूनिट निकालना भी इजी रहता है। रेजिस्टेंस ओम होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, मीटर से मीटर कटेगा, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो इसका सिंबल रो और इसका यूनिट ओम इंटू मीटर जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। और ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप बना देना उसको दिखाने के लिए कि हाँ ये वायर है, इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। और इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वही इसकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। एंड आगे फिर बढ़ सकते हैं। ओके, कंडक्टेंस। देखो, कंडक्टेंस बड़ा ही सिंपल होता है, इसको डिफाइन करना है सिंपल एक शब्द में कर देना। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ये, ठीक है। सो रेजिस्टर को नीचे लाइए, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R, खत्म बात। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल G। और आप रेजिस्टेंस ओम में मेजर करते हैं, अब रेजिस्टेंस नीचे जा चुका है तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम पावर -1। और इस ओम पावर -1 को उन्होंने नया नाम दे दिया, पता नहीं क्यों दे दिया, अच्छा खासा ये सिंपल था, बट उनका मन था देने का तो दे दिया। सो साइमंस करके बुलाते हैं इसको, ठीक है ना। सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय ओम इनवर्स या फिर साइमंस, खत्म। एक एक नंबर में चीजें पूछी जाती हैं अगर आती हैं तो। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो रेजिस्टिविटी मेरी रो होती है, तो कंडक्टिविटी 1/रो हो गई, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ना। तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ओम मीटर का इनवर्स। अब ध्यान रहेगा ये पूरा का पूरा इनवर्स में है, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा ओके, ध्यान रखिएगा, नहीं तो जनरली लोग सिर्फ मीटर को इन्वर्स करते हैं, ओम पर मीटर ऐसे सोच रहे होते हैं, ओके, है ना। सो ये गड़बड़ हो जाती है। अब बेसिकली ओके, सही से लिख के दिखाता हूं, आप प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम, उसके बाद रो एल अपॉन ए, सो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से यहाँ पे कटा तो ओम डिवाइडेड बाय मीटर बचता है, विच इज कॉल्ड एज ओम मीटर इनवर्स, ठीक है ना। सो ओम मीटर इनवर्स ये रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाता है, ओके। सो इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, शायद मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, इसको ठीक करते हैं। RA/L होता है, मैंने RL/A लिख दिया था गलती से, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो जाती कभी कभी, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट आ रहा है आप उससे ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता था। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। सो रो इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस आपका ओम में होता है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होता है, और लेंथ आपकी मीटर में होती है, तो यहां से ये कटेगा। तो रेजिस्टिविटी आपकी क्या मिल रही है आपको? ओम और मीटर मिल रही है, ठीक है ना। सो इस वजह से आपका जो कंडक्टिविटी होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो इसे साइमंस पर मीटर भी बुलाते हैं, हालांकि आप इसमें डीप डाउन जाने की कोशिश मत करिएगा, ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत यूनिट्स को याद रखिए, वहां पे लिख के आ सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट लिख के उसका इनवर्स लिख के वहां पे काम तुम्हारा चल जाएगा,
ओके, सो ये रही सारी की सारी बेसिक डेफिनेशंस गाइस। ओके, जो मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक एक बार इसे देख लें, लिख लें, काम बन जाएगा। ये सारी चीजें नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। कहाँ पर इन सबके नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना? तो मैंने इन सारी चीजों के नोट्स बना के मेरे एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक है, उससे डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ के फॉर्म में आप ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जाओ जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी चीज की तरफ जो हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करनी थी, है ना? न्यूमेरिकल्स में इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में डाल रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल्स बना के। आ, इस वीडियो को मैं सिर्फ थ्योरेटिकल वीडियो रख रहा हूँ। ओके, दो चीजें और इनफैक्ट, एक ओम्स लॉ हमें कवर करना और दूसरा हमारा जो एचवीएसी सिस्टम था, है ना, एलिमेंट्री पावर सिस्टम, ये कवर करना। ओम्स लॉ पहले देख लेते हैं। देखो यार, ओम्स लॉ बड़ा ही सिंपल सा लॉ होता है। क्या करना है इस ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ हमारा होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आपने हमेशा से देखा होगा, ओम्स लॉ का मतलब होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप इसे सही तरीके से लैंग्वेज में लिख के दिखाएं, है ना? सो लैंग्वेज में हमें अगर दिखाना है तो हमें से R इज इक्वल टू V बाई आई लिख के दिखाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो चीज आपने लिखी है ना, इसी को आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ता है कि ओम्स लॉ बेसिकली बताता है कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट। उसका ये कहना है कि अगर ये दो पॉइंट्स है तो यहां से यहां तक का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना? दो अलग अलग पॉइंट्स है तो दोनों के बीच में अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और करंट जो यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनका जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, और उस कांस्टेंट को वो क्या नाम बुलाते हैं? आर बुलाते हैं, जिससे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और उस कांस्टेंट की वैल्यू ओम्स में गिनी जाती है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है तो ओम्स में गिनी जाती है, ठीक है ना? तो सिंपल चीज है, आप दिमाग में ऐसे रख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस एंड इट इज मेजर्ड इन ओम्स। कंक्लूजन आई इज इक्वल टू वी बाई आर। सिंपल चीज है, इतना ही लिख के आना है, ठीक है। देखो, किसी भी डेफिनेशन को रटने की कोशिश कभी मत करो। जो चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसी चीज को मन ही मन दोहराने की कोशिश करो, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। एक बार मीनिंग समझ में आ गया तो वो चीज अपने आप में पढ़ने में समझने में खुद ही इजी हो जाती है। ओके, चलिए। सो यहां तक की जो कहानी थी वो आपकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में थी। अब एक मेन कहानी आती है जिसमें एलिमेंट्री पावर सिस्टम्स के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। एंड सबसे पहले, एलिमेंट्री पावर सिस्टम्स को अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो इरिटेटिंग हो जाएगा, है ना? कितना ही रट के जाओगे यार एग्जाम में। देखो, मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ये BEE जैसे चैप्टर्स को रटने की कोशिश मत किया करो, वरना तुम रट रट के पागल हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। लॉजिकली समझने की कोशिश किया करो कि एलिमेंट्री पावर सिस्टम मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा और वहां से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर तक नहीं आने वाली, वो अलग अलग स्टेजेस पे आएगी। वो वहां पे किसी गांव में बाहर कहीं पावर प्लांट होगा, वहां बिजली बनेगी, वहां से बन के फिर शहर के बाहर पहुंचेगी, शहर के बाहर से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तुम्हारे एरिया के बाहर पहुंचेगी, उस एरिया के बाहर से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तुम्हारे कॉलोनी तक पहुंचेगी, या तुम्हारी जिस भी लेन में तुम रहते हो उस लेन तक पहुंचेगी, फिर उस लेन से तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स टू इट। ओके, सो कैसे कैसे अलग अलग स्टेप में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मर्स को यूज किया जा रहा है वही है यहाँ पे। तो तीन स्टेप का प्रोसेस होता है ये। पहले जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर दूसरा ट्रांसमिशन होता है, और इसी ट्रांसमिशन के बाद में लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी को हम बेसिक एचवीएसी सिस्टम कहते हैं। अब इसी में वो क्या करते हैं ना, एचवीएसी सिस्टम में स्टार्टिंग से लेके एंड तक का भी पूरा बता देते हैं। तो देखने में आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा होगा, बट मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो चलो समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है, तुम्हारे घर पे कितनी आती है पता है ना तुम्हें? 400 वोल्ट, 400 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर तक पहुंचती है। ओके, 400 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी लेकिन जनरेट नहीं होती है, क्योंकि पावर प्लांट में अगर 400 वोल्ट जनरेट किया, तुम्हारे घर तक पूरा 400 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उतनी दूर से तुम्हारे घर तक पहुंचाते पहुंचाते इतने लंबे लंबे वायर्स लगे होंगे कि वो लॉसेस होने की वजह से बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर 400 वोल्ट बना के तुम्हारे घर तक 400 वोल्ट पहुंचाना है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है बॉस, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस जो कि ऑफर हो रहे हैं। तो क्या करें? रेजिस्टेंस कम तो नहीं किया जा सकता, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। वायर बिछा दिए हैं तो वायर तो लग चुके हैं, ठीक है, अलग अलग पोल्स, टू पोल्स आपके वायर्स कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी।
तो लॉसेस को मिनिमाइज करने का एक तरीका होता है कि आप अगर 11,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है, और उसको आप स्टेप अप करके 1 लाख वोल्ट्स तक पहुंचा दें, तो उस 1 लाख वोल्ट पे जब आप उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करोगे आगे की तरफ, तो आपके लॉसेस जो होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। एक बार आपने 11,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, उसको 1 लाख वोल्ट पे पहुंचा दिया, और फिर आपने ट्रांसमिट करके अपने शहर के बाहर तक ले गए, और फिर शहर से फिर आप धीरे धीरे उस 1 लाख वोल्ट को कम करते करते 10,000 वोल्ट तक लेके आइए, 5,000 वोल्ट तक लेके आइए, और फिर 400 वोल्ट पे आप अपने घर पे पहुंचा दीजिए। तो ये एक तरीका होता है लॉसेस को मिनिमाइज करने का, ठीक है। और वही है आपका ट्रांसमिशन का स्टेप। मैंने बस 10,000 5,000 वोल्ट लैंड रैंडम वैल्यूज यूज कर ली थी, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करके दिखानी है, ठीक है। सो हर एक कंट्री का अपना सिस्टम होता है कि यार कितने वोल्ट पे एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो 11,000 वोल्ट, 11 केवी लिखा है, केवी मतलब किलो वोल्ट होता है, किलो वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 11,000 वोल्ट। तो इतने हजार वोल्ट पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है इंडिया में, आपको सिर्फ इतना ही लिख के दिखाना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या, जैसे ही इतनी बिजली आपने बना ली, इसको आप स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप करने के लिए क्या चीज होती है, एक चीज होती है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। सो आपने पहले भी ये चीज देखी होगी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है एक, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है दूसरा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज बढ़ाना और वोल्टेज घटाना, ओके। तो कभी कभी देखा होगा घर पे लाइट चली जाती है, लोग बोलते हैं क्या हो गया, बाहर ट्रांसफॉर्मर उड़ गया। तो ट्रांसफॉर्मर उड़ गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कट करनी पड़ती है, इसलिए कट करनी पड़ती है कि भैया अगर ट्रांसफॉर्मर उड़ गया तो पूरा का पूरा 1 लाख वोल्ट तुम्हारे घर पे ना पहुंच जाए, वरना घर के सारी चीजें उड़ जाएंगी, ठीक है। ट्यूबलाइट, टीवी, जो कुछ लगा रखा सब उड़ जाएगा, क्योंकि ये 200 वोल्ट पे काम करने वाली चीजें, 1 लाख वोल्ट तुम्हारे घर तक पहुंच गए पागल हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है तो उसको बंद करके ठीक करना पड़ता है, पूरी 1 लाख वोल्ट तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचा सकते डायरेक्टली, ओके। सो 11,000 वोल्ट से स्टेप अप करा जाता है 1 लाख वोल्ट पे, कभी 2 लाख वोल्ट पे, या 400 किलो वोल्ट, है ना। तो ये काफी बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। सो 2 लाख वोल्ट हो गया, 4 लाख वोल्ट हो गया, ऐसे स्टेप अप किया जाता है, ठीक है। स्टेप अप करने के बाद में उसे पहुंचाया जाता है आगे तक, है ना। सो जनरली आप इसमें दो स्टेप्स लिख सकते हैं कि स्टेपिंग अप डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एट विच द पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। अगर बहुत दूर पहुंचाना है तो फिर ज्यादा 2 लाख वोल्ट या 4 लाख वोल्ट तक आपको बनाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा बेसिकली। लेकिन अगर आपको पास तक ही पहुंचाना है, ठीक है, तो फिर आप 1 लाख वोल्ट तक स्टेप अप कर सकते हैं, ठीक है। बट मिनिमम जनरली 1 लाख वोल्ट तक तो स्टेप अप करना ही पड़ता है। और एक चीज दिमाग में रखने के लिए बता देता हूँ कि तुमने रेलवे स्टेशन पे कभी गए हो तो फिर कॉशन करके लिखा रहता है, कॉशन 1 लाख वोल्ट्स, ठीक है, नीचे। हम सोचते हैं भाई 1 लाख वोल्ट कहाँ ही रन कर रहा होगा ये ट्रेन के पार, बट हाँ एक्चुअल में वो 1 लाख वोल्ट होता है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही होती है। जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्ट पे आपको करना पड़ेगा। और ये चीज क्यों की जा रही है, ये चीज लॉसेस को कम करने के लिए की जा रही है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन की स्टेप में आपको सिर्फ दो चीजें लिखनी, क्या कि भाई 11,000 से 1 लाख वोल्ट पे स्टेप अप कर दो। क्यों कर दो, ताकि हम लॉसेस को बचा पाए, और जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतने ज्यादा अपनी स्टेपिंग अप करनी पड़ेगी, ठीक है। दो स्टेप होगी, तीसरी स्टेप होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि भाई 1 लाख वोल्ट तक पहुंचा दिया है तो वहां से नीचे भी तो उतारना पड़ेगा। तो नीचे उतारने के दो तीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप 1 लाख वोल्ट से उसको उतार के करीब करीब 33,000 वोल्ट तक या 66,000 वोल्ट तक लेके जाएं, डिपेंड्स आप कितना उतारना चाहते हैं। फिर एक बार आपने 33 तक उतार लिया तो फिर वहां से आप 11 किलो वोल्ट तक वापस, मतलब 11,000 वोल्ट जिस पे जनरेट हुई थी वहां तक वापस लेके आए। और फिर उस 11,000 वोल्ट में से कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज मतलब कोई फैक्ट्रीज वगैरह आपकी सिटी के बाहर होंगी, तो सिटी के बाहर फैक्ट्रीज में डायरेक्टली 11,000 वोल्ट की लाइन सप्लाई कर दी जाती है। वो अपना खुद का देख लेंगे जो है, ट्रांसफार्मर लगा के उनको कितनी यूज करनी है, ठीक है। लेकिन आपके घर पहुंचाने से पहले स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट किया जाता है, और फिर वो 400 वोल्ट खंबे वगैरह लगे रहते हैं ना अपने घरों के बाहर, बिजली के खंबे होते देखा होगा, ठीक है, उसी खंभों के थ्रू वो ट्रांसफार्मर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। और यही चीज है आपका बेसिक एचवीएसी सिस्टम, ठीक है। तो शॉर्ट में कहानी पूरी ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, ट्रांसफार्मर के थ्रू अप करो लॉसेस बचाने के लिए, फिर शहर के बाहर से उसको कम करना शुरू करो, शहर में और कम हो जाएगा, घर के बाहर और कम हो जाएगा, घर तक बिजली आ जाएगी, ठीक है। अब इसी को एक नाम दिया है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो शहर है, सिटीज के बाहर, सिटीज के बाहर का ट्रांसमिशन, ओके, है ना। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट में इमेज देखोगे तो यहाँ पर भी आप चीजें समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जनरेट होते से ही कितने पे हुई है, ये 11,000 वोल्ट पे जनरेट हुई है ना। तो अगर आप इन्हें रीड करोगे तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ।
तो 11,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। फिर ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ये पहला वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस पहले ट्रांसफार्मर की हेल्प से 11,000 वोल्ट को 1 लाख वोल्ट तक स्टेप अप कर दिया गया है। उसके बाद क्या होगा कि आप पहुंचेंगे कहां पर, आप पहुंचेंगे शहर के बाहर, ठीक है ना, जहां पे आप देख एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से सिटी के बाहर तक का जो रास्ता है वो 1 लाख वोल्ट में ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद शहर के बाहर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 1 लाख वोल्ट से कहां तक लेके आएगा, 33,000 वोल्ट तक लेके आएगा, ठीक है ना। उस 33,000 वोल्ट पे आप बोलोगे कि एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन का एरिया है, उस 33,000 वोल्ट को आप और स्टेप डाउन करके कहां लेके आओगे, 11,000 वोल्ट तक लेके आओगे। एक ही ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट 1 लाख वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक लाना सही नहीं होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप दो ट्रांसफार्मर्स का यूज करके लाना पड़ता है, बिकॉज उतना बड़ा अमाउंट एक साथ करना मुश्किल होता है, तो दो स्टेप में उसको लिया जाता है। 11,000 वोल्ट एक बार आपको मिल चुका तो वो 11,000 वोल्ट आप डायरेक्टली शहर के बाहर इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में पहुंचा सकते हैं। और शहर के अंदर आपको बिजली अगर देनी है तो 11,000 वोल्ट को और एक ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है, जो कि 400 वोल्ट या 415 वोल्ट पे दिया जाता है आपको, ठीक है ना। तो ये बेसिक एचवीएसी सिस्टम था जो एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, मैंने देखा सिलेबस में आपके। सो मुझे लगता है कि शायद आ सकता है, बहुत सिंपल सी चीजें, आया तो थोड़ा सा 5-6 नंबर का आएगा, तो किस्मत रही तो फिर लेके आ जाना पूरा पूरा, है ना। ओके, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल से डरते हैं, और एक सेफ्टी तुम्हारे लिए हो सकती है अगर आ गया तो किस्मत, ठीक है। चलो, दो तीन चीजें मुझे और बतानी है कि ये चीज यहाँ पे अपन रैप अप कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अपन कहाँ से शुरुआत करेंगे, अपन सारे जो आपके रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स है वो कवर करेंगे, ठीक है। जो कुछ मैंने अभी इस वक्त पढ़ाया यहाँ पे, इन सारी चीज़ों के जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे अवेलेबल है कहाँ पे, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है वो मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, एंड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे अवेलेबल, वेबसाइट पे पीडीएफ नहीं दिखती है जनरली, मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है, बट एप्लीकेशन पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो 100% वीडियोस तो कभी यूट्यूब पे मिलते नहीं है किसी चीज़ के, ऑब्वियसली मेरा भी 100% कोर्स नहीं है यहाँ पे। तो इन केस अगर आपको 100% पूरा BEE पढ़ना है तो मेरा जो फुल कोर्स है दैट इज अवेलेबल, एंड द कॉस्ट ऑफ द कोर्स इज 600 रुपीज, ठीक है। टाइम के साथ चेंज होता रहता है, और साथ ही साथ हम एक मनी बैक स्कीम भी चला रहे हैं, जिसमें आप 600 रुपीज देने की जगह पे एक 150 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके आप उसे 750 में परचेस कर सकते हैं। और एग्जाम खत्म होने के बाद अगर इनकेस आपको लग रहा है कि यार मेरा बैकलॉग आने वाला है, आपके लिए यूजफुल नहीं हुआ या वट एवर इट इज, ठीक है ना, तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और आपको 600 रुपीज का जो रिफंड है वो ग्रांट कर दिया जाएगा, ओके, है ना। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इसमें, जैसे एटलीस्ट 50% आपने कोर्स को मिनिमम व्यू करना चाहिए, मतलब जैसे 30 आवर्स का कोर्स है तो मिनिमम 15 से 16 घंटे या 18 घंटे आपने उस कोर्स को देखा हो, ठीक है ना। सो कुछ टीएनसीज हैं, बाकी देखो करना है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो यार मनी बैक के चक्कर में नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, डायरेक्टली 600 रुपये देके परचेस करो, देखो चीजें और अपना काम करो, ठीक है ना। सो एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उठा सकते हो वहां से जाके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ, सो मेरा नंबर इज दिस, तो काफी लोग मैसेज करते रहते हैं तो हर वीडियो में डाल देता हूँ, 6263593362। दिस इज माई नंबर गाइज, अगर आपको इनकेस कुछ इश्यूज होंगे तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ओके। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।